नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक निबंध के बारे में जिसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय और उस निबंध का नाम है साहित्य का मूल्य। यह निबंध बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में है, तो उन बच्चों के विशेष आग्रह पर आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बाबू गुलाब राय इस निबंध में क्या कह रहे हैं? बाबू गुलाब राय इस निबंध में साहित्य के मूल्य पर चर्चा कर रहे हैं कि साहित्य का मूल्य क्या है। साहित्य का मूल्य, मूल्य शब्द से तात्पर्य, ये सब चीज़ों पर चर्चा करते हुए सबसे पहले बाबू गुलाब राय बताते हैं कि साहित्य का मूल्य क्या है। इसको समझने से पहले हम मूल्य शब्द को समझ लेते हैं। मूल्य का शाब्दिक अर्थ है मोल, भाव, क्रय, विक्रय। हम सब जानते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज जो मूल्य शब्द के साथ जुड़ी है वो है आर्थिक व्यंजना। इसीलिए मुद्रा से जोड़ा जाता है। कितने रुपए, कितना मूल्य। इसी कारण साहित्य में मूल्य के स्थान पर प्रयोजन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो भारतीय समीक्षा शास्त्र है उसमें प्रयोजन शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि जो प्रयोजन शब्द है वो अपने आप में ज़्यादा विस्तृत है, आर्थिक व्यंजना से मुक्त भी है, फिर भी मूल्य का ही आंतरिक रूप प्रयोजन शब्द है, वह जो मूल्य वस्तु निर्माण के पश्चात मिलता है। अब हमने दो शब्दों पर चर्चा की, मूल्य और प्रयोजन, जबकि कलावादी जो हैं वो मूल्य व प्रयोजन दोनों शब्दों के प्रयोग के विरोधी हैं। मूल्य का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? मूल्य किसका होता है? जो उपयोगी है या जो उपयोगी वस्तुओं को जुटा सके वही मूल्य है या मूल्यवान है। जो हमारे लिए उपयोगी सामान को जुटा सके, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो गुलाब राय जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जैसे हम जो कूड़ा करकट होता है वो किसी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है, इसलिए उसको उठाकर फेंक दिया जाता है, अनुपयोगी समझकर फेंक दिया जाता है। लेकिन वही कूड़ा करकट जब खाद बन जाता है और फूलों के, सब्जियों के, पौधों के काम के आने के लिए उपयोगी बन जाता है, उनकी उपज और आकार की वृद्धि में सहायक होता है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, तब वह उपयोगी और मूल्यवान बन जाता है। इसलिए वो आगे क्या बात कहते हैं कि जो उपयोगी है वो क्या है? जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि आवश्यकताएं केवल भौतिक नहीं होती हैं, आवश्यकताएं मानसिक व आध्यात्मिक भी हो सकती हैं। और इसीलिए जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, जो मन से जुड़ा हुआ है, वह भी उपयोगी है। इसी संदर्भ में कुछ प्रश्न उठ सकते हैं कि कलात्मक चीज का हमारे लिए क्या उपयोग है? वो तो हमारी आवश्यकता को पूर्ति नहीं करती है। तो इसके जवाब में बाबू गुलाब राय कहते हैं कि कलावादी जो हैं वो कला को उपयोगी मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो कला है उसमें प्रसन्नता देने की शक्ति और क्षमता होती है, इसलिए वह भी उपयोगी हो सकती है, उपयोगी मानी जा सकती है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कुछ लोग जो हैं वो संगीत को सुनकर जो मन है उसको बड़ी अच्छी अनुभूति होती है, सुकून की प्राप्ति होती है। इसी तरह से हमारे जो भक्त लोग जो हैं उनको प्रभु भक्ति में बड़ा आनंद आता है। तो जैसे मीरा ने अपनी प्रभु कृष्ण की भक्ति के लिए अपना सारी कुल मर्यादा और राज भवन और भोग विलास सब छोड़ दिया। उन्होंने उसको मूल्यवान समझा, प्रभु भक्ति को मूल्यवान समझा और उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो इस तरह से आवश्यकताएं जो है वो अनेक प्रकार की होती हैं। जो मन को विश्रांति दें, आत्मा को प्रतुष्ट करने वाले जो कार्य हैं, जो वस्तुएं हैं, वे भी मूल्यवान हैं। केवल भौतिक वस्तु ही मूल्यवान नहीं है। अब जो आवश्यकताएं हैं वो अनेक प्रकार की हैं।
आवश्यकताओं में भौतिक पदार्थों के जो जड़ नियम है वे भी आ जाते हैं, प्राकृतिक नियम भी आ जाते हैं, जैसे आहार है, भय है, मैथुन है, निद्रा है। ये सब नियम जो हैं वो पशुओं के समान धर्मी हैं, फिर भी भिन्न हैं। लेकिन फिर भी वो भिन्न कैसे हो जाते हैं? वो इसलिए भिन्न हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ में मनुष्य का मानसिक पक्ष जुड़ा हुआ है। उसका जो मन का जो पक्ष है, मनमय कोश है, मनोमय कोश है, वो उससे जुड़ा हुआ है। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश जो हैं उनसे भी ऊपर है मनोमय कोश, क्योंकि मनोमय कोश जो है उसके अंदर मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है, का जो आशाएं भी हैं, अभिलाषाएं भी हैं, वो सब उस मनोमय कोश में समाई हुई हैं। इसलिए जो मनोमय कोश है वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम ये कहते हैं कि भौतिक और प्राण संबंधी आवश्यकताओं के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हमारी होती हैं, तो यही आवश्यकताएं क्या करती हैं? वे आवश्यकताएं हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। मनुष्य की जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं वो उसके व्यक्तित्व का पोषण करती हैं, उसको बनाती हैं, उसको आकार देती हैं। लेकिन मनुष्य की जो आत्मा है वह उसको, उसके व्यक्तित्व को भौतिक सीमाओं से ऊपर उठाकर, व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठाकर सामाजिकता से जोड़ देती है, उसके दायरे को बड़ा कर देती है। इसीलिए आचार व नीति के घेरे में मनुष्य आ जाता है, और जब वह आचार और नीति के घेरे में आता है, यही अनेकता में एकता है, यही उसका आध्यात्मिक आधार है। इसे ही विज्ञानमय कोश भी कहा जाता है, भारतीय एकात्मवाद भी कहा जाता है, और कुछ लोग हैं इसे परमात्मा, पर आत्मा या सुपर ईगो भी कह देते हैं। अब हम जीवन के बारे में जब बात कर चुके हैं बाबू गुलाब राय के शब्दों में, तो अब हम देखते हैं साहित्य के बारे में वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि साहित्य जीवन का ही मुखरित रूप है, साहित्य जीवन का आत्मचिंतन है, वह उससे अलग नहीं है। हम भी बहुत समय से सुनते आए हैं साहित्य समाज का दर्पण है। तो जो कुछ हमारे जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में घटित होता है, वही सारा कुछ साहित्य में चित्रित होता है। जो जीवन के मूल्य हैं वही साहित्य के मूल्य भी हैं। और वो कहते हैं कि जीवन के मूल्य साहित्य के मूल्य हैं, और सभी मूल्य क्या समान होते हैं? वो कहते हैं सारे मूल्य समान नहीं होते हैं, लेकिन सारे मूल्यों में समन्वय किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक जैसे मानते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। अगर हम गुलाब राय जी के शब्दों में माने तो जो 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 छायावाद है उसे हम अंतर्मुखी साहित्य मान सकते हैं, जो प्रगतिवाद है उसे हम बहिर्मुखी साहित्य मान सकते हैं। इसी तरह से आवश्यकताएं उसी आधार पर अलग अलग होती हैं, भावात्मक है, बौद्धिक है, सामाजिक है, आध्यात्मिक है। और जब हम जीवन के मूल्यों को साहित्य का मूल्य बताते हैं, तो हमारी संस्कृति के अनुसार जीवन किन 4 मूल्यों पर टिका हुआ है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये इन सब का संबंध मूल्यों से है। अब अगर हम मोक्ष को अलग रख दें तो धर्म, अर्थ, काम तीनों का अपना महत्व है, और आध्यात्मिक मूल्य या मोक्ष जिसे हम कहते हैं वो इन तीनों से ऊपर है। लेकिन आध्यात्मिक जो लक्ष्य हैं, मूल्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए भौतिक सोपान जरूरी हैं। और धर्म, अर्थ, काम क्या है? धर्म, अर्थ, काम के माध्यम से ही आध्यात्मिकता की प्राप्ति की जा सकती है। भौतिक सोपान के द्वारा ही आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों का जीवन में संतुलन आवश्यक है। और संतुलन कैसे उत्पन्न होता है? वो समन्वय से उत्पन्न होता है। समन्वय की भावना ही मनुष्य के अंदर संतुलन को उत्पन्न करती है। समन्वय की दृष्टि भारतीय दृष्टि है। भारत कभी भी टुकड़ों में, खंड खंड में बांटकर सोचता नहीं आया है, वह हमेशा समन्वय की दृष्टि को उसने अपनाया है। जो साहित्य धर्म, अर्थ, काम तीनों के मूल्य की ओर ले जाता है, वही सत्य साहित्य है। किसी एक को बहुत ज़्यादा स्थान देना और किसी एक को बिल्कुल छोड़ देना, ऐसा नहीं कर सकता है साहित्य। साहित्य तीनों में समन्वय करता है, धर्म, अर्थ और काम में, क्योंकि साहित्य का अर्थ ही है सहित का, समन्वय का भाव।
इसलिए साहित्य के मूल में क्या है? समन्वय, लोक मंगल। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो साहित्य के मूल में, उसके अर्थ में, उसके प्रयोजन में, उसके मूल्य में विद्यमान है। चाहे किसी भी श्रेणी का साहित्य हो, चाहे प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, छायावाद हो या कोई अन्य वाद, वह जीवन को साम्य की ओर ले जाता है। साम्य संतुलन का ही दूसरा नाम कहा जा सकता है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, इसलिए सबका अपना महत्व है। चाहे धारा कोई भी हो, चाहे विचारधारा कोई भी हो, सब महत्वपूर्ण है, सबका अपना महत्व है और सब में संतुलन और समन्वय ही वास्तव में साहित्य का मूल लक्ष्य है। जब हम ये कहते हैं कि फूल का खिला हुआ सौंदर्य रस प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, तो हम ये नहीं भूल सकते कि फूल के खिले हुए सौंदर्य में कहीं न कहीं कंटीली डालें भी विद्यमान है, मिट्टी की ढेले भी विद्यमान है। उसकी जड़ें तो मिट्टी के अंदर ही समाई हुई हैं, वहीं से सींच कर वह फूल खिला हुआ है और सौंदर्य से मंडित है और जो सबको रस प्रदान कर रहा है। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि जो मनुष्य है वह अन्य प्राणियों से अलग कैसे है, तो वो उससे बनाता है मानसिक पक्ष जो है वो केवल मनुष्य की विशेषता है। सोचने समझने की शक्ति और ताकत उसकी खासियत है। और अन्नमय प्राणमय कोश से ऊपर मनोमय कोश है। मनोमय कोश पर हम पहले बात कर चुके हैं, इसलिए हम आगे बढ़ के देखते हैं कि अब निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष यही निकलता है, निष्कर्ष इस निबंध का यही है कि जीवन के मूल्य ही साहित्य के मूल्य हैं। जीवन की जो पूर्णता है वो किसमें है? भौतिक, मानसिक, सामाजिक में आध्यात्मिक मूल्यों का समन्वय ही करने में ही जीवन की संपूर्णता है। क्योंकि हितेन सह सहितम तस्य भाव साहित्यम, साहित्य का अर्थ ही समन्वय भाव है जो लोक मंगल की ओर ले जाता है। इसलिए यह समन्वय विविधता संपन्न सामय हो। विविधता उसकी खासियत है। एक रस, एक रंग, एक वर्ग, एक समाज नहीं, विविध रंग, विविध वर्ण, विविध समाज। विविधता में एकता का चरम लक्ष्य जो विकासवाद में बताया गया है वह साहित्य का भी लक्ष्य है। और इसीलिए सत्य साहित्य की खासियत क्या है? न किसी एक के लिए होगा, न किसी एक को छोड़ेगा। उसकी खासियत यही है कि वो सबको साथ लेकर चलता है, एक संतुलन बनाता है। किसी एक पक्ष, किसी एक वर्ग, किसी एक समाज को वो आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, वो सर्व कल्याणकारी है। यही सत्य साहित्य की विशेषता है। और वो किसमें समन्वय स्थापित करता है? उपयोगिता में, सौंदर्य में, बाहर और भीतर में। भीतर क्या है? उपयोगिता है। बाहर क्या है? सौंदर्य है। इन दोनों का साम्य ही रस की उत्पत्ति करता है। काव्य की आत्मा भी इसी तरह से रस ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन उसका असली स्रोत रूढ़ मान्यताएं न होकर जीवन का विशाल और गतिशील रूप ही होना चाहिए। इसीलिए बाबू गुलाब राय जो कहते हैं उसका तात्पर्य है कि सौंदर्य भी वायवी ना हो। वायवी मतलब केवल हवा में या काल्पनिक या तिलस्मी ना हो। कलाकार भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व आध्यात्मिक श्रेयों को कला के सौंदर्यपूर्ण ढांचों में ढालकर अपना प्रेय बनाए। भविष्य के लिए उन्होंने भविष्य के लिए भी संभावनाएं बताई हैं। उन्होंने साहित्य के वर्तमान स्वरूप पर भी चिंता व्यक्त की है, उस पर भी चर्चा की है, उस पर भी चिंतन किया है, उस पर भी मंथन किया है। इस तरह से बाबू गुलाब राय जो इस निबंध में लिखते हैं उसका मूल यही है कि साहित्य के मूल्य क्या हैं? लोक मंगल से जुड़े हुए, समन्वय स्थापित करने वाले, साम्य की बात करने वाले, संतुलन की बात करने वाले और विविधता में एकता को स्थापित करने वाले। ये निचोड़ है उनके निबंध का कि साहित्य का मूल्य क्या होना चाहिए? यह होना चाहिए। इस तरह से वो साहित्य का प्रयोजन क्या बताते हैं? वे साहित्य का प्रयोजन बताते हैं कि साहित्य मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि साहित्य के माध्यम से ही जीवन के आदर्शों की रक्षा होती है और साहित्य के माध्यम से मनुष्य का मन विस्तार प्राप्त करता है। और कैसे विस्तार प्राप्त करता है? कि वो
सीमित दायरे को, संकीर्ण दायरे को छोड़कर विशाल दायरे में से जुड़ जाता है। व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाता है साहित्य। व्यक्तिक से निर्वैक्तिक बनाता है, व्यक्तिक से सामाजिक बनाता है। वही साहित्य जो है उसका असली साहित्य है, सार्थक साहित्य है, सत्य साहित्य है, और वही